देखिए पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे d2y डी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू रूट अंदर y प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है यही है, इसका पावर कुछ नहीं वन है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, अगर सिंपल इसको लेके चल रहा है तो यहाँ से ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट किया गया 2, और इसका डिग्री इसका पावर हो जाएगा, तो इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, 2 और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्डर और डिग्री। तो आपका इक्वेशन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स इसका पावर कुछ नहीं 1 है। अब देखिए यहाँ पे एक ही बार ये ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर सिर्फ एक है, तो डिग्री भी इसका कितना है, यहाँ पे पावर भी इसका कितना है 1 है, तो डिग्री भी 1, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए क्या लिखा हुआ है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का पावर 2 है प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 है प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 0। तो इसका हम दोनों निकाल लेंगे, यहाँ पे ऑर्डर भी निकालेंगे और डिग्री भी, सिर्फ तो ऑर्डर पूछा है बट डिग्री भी यहाँ पे सीख लेंगे हम लोग। तो इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पे कितने बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, डी क्यू बार 3 बार, तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 3 है, यहाँ पे 2 बार है तो ऑर्डर 2 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है 1 है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3 बार है, तो ये वाला सबसे हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना है 3, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला का ही पावर देख लीजिए, पावर कितना है 2, तो वहीं आपका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर किसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री आप बताना है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये सबसे पावरफुल क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। अगर आप फाइंड आउट करते हैं सिंपल कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये क्या होता है आपका टेन एक्स होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि सेक स्क्वायर एक्स डिग्री डी एक्स फाइंड करना है, तो अगर डिग्री आ जाएगा तो बस 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करिए और बाकी रिजल्ट सेम, 10 एक्स डिग्री प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया साइन एक्स डिग्री कितना होगा, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन एक्स डिग्री क्या है, तो साइन का इंटीग्रेशन पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन आप साइन एक्स डिग्री क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस, सॉरी अगर डिग्री लगा है तो 180 बटे पाई बस पहले ले लीजिए, बाकी वैल्यू सेम, ये क्या है माइनस कॉस, माइनस है माइनस बाहर ले लीजिए कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पे एक्स डिग्री है तो यहाँ पे भी एक्स डिग्री। मतलब जब आपको डिग्री वाला फंक्शन को सॉल्व करना है तो बस 180 बटे पाई यहाँ पे बाहर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रात का पढ़ाई काफी है बीसीईसीएली का एग्जाम को निकालने के लिए, लेकिन उसके पहले ये जो 200 रिपीटेटिव एमसीक्यू है पिछले 10 साल के, इसको देख लेना होगा, सेम टू सेम हर एक साल इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो तो तुक्का लगा करके एग्जाम कैसे निकलता है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। पिछले 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर भी है। अगर आप लोग सबको देखना चाहते हो तो वह भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा बीसीईसीएली प्रवेश परीक्षा, यहाँ पर आते हो आपको सब कुछ दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में साइन एक्स का वैल्यू दे रखा है और साइन 3x का वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन एक्स का वैल्यू दे रखा है 1/6 और आपको निकालना क्या है साइन 3x। तो अगर आपको साइन 3x निकालना है तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है। तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1/6 है, माइनस 4 साइन क्यूब, तो
साइन एक्स का वैल्यू 1/6 है, इसका क्यूब। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 200, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे अब तो इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/54। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम कितना ले लेंगे, देखिए 2 और 54 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 एलसीएम हो जाएगा। 2 से यहाँ पे क्या होगा 27 दूना 54, तो 27 में 1 से गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 27 माइनस 54 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, तो ऊपर हो जाएगा आपका 26/54। इसको कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे 13 दूना 26 और 27 दूना 54, तो आंसर कितना आएगा 13/27 आएगा। तो देखेंगे किसी में आंसर है, हाँ, तो 13/27 ऑप्शन नंबर आपके बी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया आपसे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर दे रखा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन देखना है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देखिए पहला हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर से दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड इस तरह से दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड क्या होता है, तो एक्स होता है आई वेक्टर का कोफिशिएंट, वाई होता है जे वेक्टर का कोफिशिएंट और जेड होता है आपका के वेक्टर का कोएफिशिएंट। दूसरा अगर हमको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हमेशा हम कैप से दिखाते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड। तो मतलब जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकला है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होता है। तीसरा डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है बहुत सिंपल टर्म है, ये सिर्फ x, y, z होता है, मतलब i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट यहाँ पे होता है। और चौथा पॉइंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो आपका होता है ये होता है एक्स बाई ये भी जो भी डायरेक्शन रेशियो आया है उन सब में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए। तो एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये आपका क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमको फाइंड आउट करना है, तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन ही फाइंड आउट करना है। और आपको देख क्या रखा है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 3k वेक्टर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक्स वाई जेड तो चाहिए ही होगा, साथ में मैग्नीट्यूड ए सब में चाहिए होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए एक्स का वैल्यू आई के साथ जो होता है 5, वाई के वैल्यू जे के साथ जो होता है 4 और जेड का वैल्यू के के साथ जो होता है 3। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर, देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे 5 तो 5 का स्क्वायर, वाई की जगह पे 4 तो 4 का स्क्वायर और जेड की जगह पे 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस का ये 16 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा 16 9 और सॉरी यहाँ पे देखिए 25 और ये 25 50, तो रूट कितना आएगा, ये 50। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका कितना आ गया, रूट 50 आ गया। कितना आ गया आपका, रूट 50। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आपका रूट 50 आ गया। अब आपको लिखना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए डायरेक्शन कोसाइन, डीसी इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या इसको डायरेक्ट बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, x बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो x का वैल्यू कितना है 5 बाई मैग्नीट्यूड ए कितना है, रूट 50, 5 बाई रूट 50, कॉमा y कितना है आपका 4 बाई मैग्नीट्यूड ए पर कितना है 50, कॉमा जेड कितना है 3 बटा रूट में ये 50। तो यहाँ पे आप देखिए इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर कौन सा है, 5 बाई रूट 50, 4 बाई रूट 50
और 3/√50। ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया हमसे, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू अगर पूछा गया आपसे तो एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मान लीजिए आप गुणा करते हैं आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर का, अगर आप गुणा करते हैं जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर का, अगर आप गुणा करते हैं के वेक्टर डॉट के वेक्टर का, या आप गुणा करते हैं आई वेक्टर डॉट के वेक्टर का, या आप गुणा करते हैं के वेक्टर डॉट जे वेक्टर का, या आप गुणा करते हैं जे वेक्टर डॉट के वेक्टर का, ये डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट है। किसका पार्ट है? डॉट। तो इसका वैल्यू क्या होगा इसको समझ लीजिए। और एक और टर्म, अगर आप गुणा करते हैं आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का, एंड के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का, एंड दूसरा अगला आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का, और आई वेक्टर जे वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे लिख लेते हैं जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर का। तो अगर आपको इन सब का वैल्यू लिखना है तो देखिए कैसे हम इसको करना होता है। जब भी आप क्रॉस लिखते हैं तो ये क्रॉस वाला पार्ट है, तो क्रॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अगर आपको क्रॉस दिख रहा है तो इस कंडीशन में ये देखिए, अगर सेम वेक्टर तो उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। सेम में गुणा करेंगे तो उसके बीच का एंगल क्या है? जीरो। तो क्रॉस वाले के पार्ट का अगर देखें तो सेम जब भी वेक्टर होगा तो उसके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, और साइन अगर एक थीटा की जगह पे जीरो रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्रॉस वाला सेम वाला जो है आई जे और के ये सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अगला देखिए, आपको और पता है कि अगर ए ये डॉट वाला पार्ट है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखिए आई मतलब सेम है, तो सेम है तो एंगल उसके बीच का जीरो हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे थीटा कॉस थीटा की जगह पे जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो इस कंडीशन में ये तीनों वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे? ये जो सेम रहेंगे ये 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आई डॉट के की बात करेगा हम लोग, आई डॉट के, तो अगर दो अलग अलग वेक्टर है और डॉट में तो उसके बीच का एंगल 90 हो जाता है, और जब 90 ये हो जाएगा तो cos 90 का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो बाकी ये जो डिफरेंट वाले वेक्टर्स हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट में है, डॉट उन तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे ये 0 और 1 वाले कंडीशन नहीं आएंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए होगा क्या। तो अगर आपको यहाँ पे एक सर्कल ऐसा बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आई वेक्टर, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए जे वेक्टर, और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए के वेक्टर। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लीजिए। अब अगर हम देखते हैं तो कहां से जाना है? आई से जे। तो आई से जे देखिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग? क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में जब भी जाना है तो पॉजिटिव लेना है। तो आई से जे गए तो जे के बाद जस्ट बाद कौन है? के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? के वेक्टर, और क्या होगा? प्लस में, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे थे। लेकिन दूसरे कंडीशन में के टू आई निकालना है तो के से आई जाना है। के से कहां जाना है? आई। तो देखिए यहाँ पे के से आई जाना है तो फिर भी ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। तो के से आई चलेगा, आई के बाद है क्या? तो जे। तो क्लॉकवाइज हुई ही, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे। अब क्या जे से के? तो जे से के, फिर देखिए यहाँ पे जे से के हुए, जे से क्या हुआ? के। तो जे से के फिर भी क्लॉकवाइज है, और के से फिर क्या जाना होगा? आई पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई वेक्टर। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना है कि माइनस में भी इसका आंसर कभी कभी आ जाता है। मान लीजिए आपसे पूछे कि जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होगा, तो जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके ऐसे बना लीजिए आई जे, और यहाँ पे क्या बना लीजिए? के। अब जे आई पूछा है तो जे से कहां जाना? आई। लेकिन अब इसमें क्या हो गया? एंटी क्लॉक वाइज हो गया, मतलब उल्टा। तो उल्टे कंडीशन है, माइनस लेना है, और आई के जस्ट बाद है क्या? तो के। तो के वेक्टर तो होगा बट माइनस के साथ होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इन सारे कंसेप्ट को, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। द वैल्यू ऑफ इतना इज
तो इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, इसका गुणा कीजिए सिंपल। अच्छा एक चीज, ये आई वेक्टर हो गया क्रॉस, यहाँ पे देखिए जे और के है, तो जे और के, तो यहाँ पे देखिए जे और के, तो जे और के हमने अभी निकाला है, जे और के का क्या आता है आपका आंसर, आई आता है, तो जे और के का आंसर क्या आता है यहाँ पे आई, तो ये हो जाएगा आई वेक्टर। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है और आई वेक्टर अगर सेम वेक्टर रहेंगे तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, जो कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन भी है एक तरह से, ये आपका डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। ये किससे क्वेश्चन है आपका, डिटर्मिनेंट से। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ इस वेक्टर का डिटर्मिनेंट क्या होगा। मान लीजिए डेल्टा दे रखा है, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट 1 1 1 है, ए बी सी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है और ए प्लस बी है। तो इसका वैल्यू होगा कितना। तो सिंपल हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, आप डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिए। डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे कुछ प्रॉपर्टी हम बता देते हैं आपको फॉर्मूला के बेसिस पे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, कोई एक रो या कॉलम आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इस कंडीशन में इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए एक रो यहाँ पे जीरो हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में क्या है, सेम है, दो रो या दो कॉलम आपस में क्या है, सेम है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस कंडीशन में ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो सेम है तब भी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। ये दो प्रॉपर्टी है, बहुत सारे और भी प्रॉपर्टी होते हैं बट ये दो प्रॉपर्टी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। तो अब देखिए हमको कैसे करना है इसको। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों अगर आपस में हम जोड़ देते हैं, ये दोनों वेक्टर आपस में जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। मतलब ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है और ये C3 है। तो मतलब हम क्या करते हैं, C2 को जोड़, C2 टेंस टू, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ C2 टेंस टू C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। अब C2 में इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इसके नीचे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। अब आप देख सकते हैं कॉलम 2 जो है उसमें a प्लस बी सारे पार्ट में है कॉलम 2 वाले में। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये भी बोलता है कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर आपको क्या दिख रहा है और किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम वैल्यू दिख रहा है तो उस वहां से हम उसको कॉमन भी बना सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का कॉमन हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या 1 1 1, यहाँ से कॉमन लिए तो ये भी 1 1 1 हो गया और ये b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो दोनों है वैल्यू, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो वैल्यू है कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में क्या हो गया, जीरो हो गया, सॉरी सेम हो गया। और जब दो रो या दो कॉलम आपस में जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और इनटू ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से दो रो आपस, दो कॉलम आपस में सेम है तो इसका वैल्यू जीरो। तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे x का वैल्यू बताना है और इस तरह का आपको क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है। तो अगर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, दे रखा है कि अगर सॉरी यहाँ पे क्या है, x है 1 है और x है, इसका वैल्यू अगर 20 है तो x इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो इस तरह का कंडीशन अगर है तो ये आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये आपस में गुणा होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट या फ्रैक्शन तोड़ देंगे इसका। तो फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 4 5 20, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ से प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 5। अब यहाँ भी x माइनस 5 और यहाँ भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 का यहाँ से कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 4 इक्वल टू 0।
तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, एक बार आपका x माइनस 5 ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 होगा, x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। और एक बार x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस का 4, तो दोनों वैल्यू कितना है 5 कॉमा माइनस 4। तो x का वैल्यू जो होगा वो 5 कॉमा माइनस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 और माइनस 4। तो 5 और माइनस 4 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो देखिए लिमिट का पार्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट्स है लिमिट का। तो कैसे करना होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले सबसे पहले ध्यान रखने होंगे जो कि रिलेटेड है किससे, लिमिट से। तो फॉर्मूला रिलेटेड टू लिमिट, सबसे पहला फॉर्मूला, अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे साइन x बाई क्या है, x है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे x की जगह पे क्या होता, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x की जगह पे लिखा होता है इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगला, अगर मान लीजिए आपको लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ पे x का पावर n माइनस a पावर n है बाई x माइनस a है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर होता है n इंटू a पावर n माइनस 1। ये हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर tan x बाई में भी x है, तो इसका कंडीशन में इस वैल्यू इसका क्या होता है 1 ही होता है। तो अब देखिए हम लोग, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूले, और भी सारे फॉर्मूले, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले रिवाइज करते जाएंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 करना है, x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिखेंगे x का पावर 5 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको सेट करने जाएं, तो इस फॉर्मूले पे सेट करने के लिए नीचे में x का पावर 1 होना चाहिए और y का पावर क्या होना चाहिए 1। मतलब x और y दोनों का पावर यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, लेकिन x और y दोनों का पावर यहाँ पे नीचे में 1 नहीं है। मतलब x माइनस 2 इसके नीचे होना चाहिए और यहाँ पे x माइनस 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, हम दोनों पार्ट में क्या कर लेते हैं, दोनों पार्ट में x माइनस 2 से भाग कर लेते हैं। तो x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, इसमें हम क्या कर लिए x माइनस 2 से भाग कर लिए अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें भी क्या कर लेते हैं x माइनस 2 से भाग कर लेते हैं। भाग कर लेंगे अगर तो क्या होगा, सेम क्वांटिटी रह जाएगा, फिर 2 x माइनस 2 x माइनस 2 से कट जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फॉर्मूला यहाँ पे सेटल हो जाए, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो जाए। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों में वो फॉर्मूला सेटल कर देंगे। तो जब फॉर्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा, n पहले आएगा, तो n यहाँ पे पावर वाला, तो पावर वाला 5 पहले आएगा, a की जगह पे 2 का पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1। तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 गुणे 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटा 2 गुणे 2 का पावर यहाँ पे कितना 1। तो टोटल मिला के अगर देखेंगे आप लोग तो 2 से कटेगा तो ये पावर 3 हो जाएगा और ये 2 का पावर 1 से कटेगा तो पावर 2, मतलब कि 5 गुणे 2 का पावर 2 मतलब 4। तो 500 का आंसर कितना आएगा, इसका 20 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे रखा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपका रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन है। रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन है तो रोल्स थ्योरम को थोड़ा सा समझ लीजिए कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह का है, ये इसका पिक पॉइंट है जो कि सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। तो सबसे मैक्सिमम पॉइंट है तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है इसको ए पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एक्स, ये एक्स है, एक्स पॉइंट, एक्स में कहाँ पे पॉइंट एक है ए पे वाई 0 है। यहाँ पे वाई का वैल्यू देखिए, वाई का वैल्यू यहाँ का जो है वही वाई का वैल्यू यहाँ पे भी, क्योंकि वाई का वैल्यू यहीं पे रुका हुआ है
और y का वैल्यू यहाँ से ऊपर नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रोल्स थ्योरम में एफ ए मतलब फंक्शन का वैल्यू ए पॉइंट पे वो बराबर होता है फंक्शन का वैल्यू एट बी पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ डैश सी बोलते हैं। अब एफ डैश सी पे वैल्यू इसका क्या होता है, 0, इसको सी पॉइंट बोलते हैं। जब इसको हम लोग टच कराएंगे तो ये कौन सा पॉइंट होता है आपका सी। तो ये जो सी का वैल्यू आता है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि सी का वैल्यू ए और बी के बीच में आना चाहिए, तब जाके रोल्स थ्योरम यहाँ पे वैलिड होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है कि इंटरवल इतना, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं पहले ये जांच करना है और बताना है कि आपको सी का वैल्यू क्या होगा। तो फंक्शन पहले लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले इंटरवल जो आपका 1 और 3 दे रखा है, उस इंटरवल में, जैसे इंटरवल आपको क्या दे रखा है, 1 और 3 दे रखा है यहाँ पे, 1 और 3। तो इंटरवल आपका क्या है, 1,3 है। तो इस पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकाल के देखेंगे। पहले क्या निकालेंगे, 1 है तो क्या लिख लेंगे आपका f1। तो x की जगह पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 0 आ जाएगा। तो f1 का वैल्यू कितना आ गया, 0। उसी तरह क्या निकालेंगे, f3 निकालेंगे। x की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 3। तो x की जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 चौके 12 प्लस का 3, 9 और 3 12, 12 में से 12 गया 0। तो देखिए f1 का जो वैल्यू आया वही f3 का वैल्यू है, मतलब f1 जो है वो f3 के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल लिखेंगे कि रोल्स थ्योरम जो है वो वैलिड है, या रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया जब ये दोनों बराबर आएंगे। तो अब इसमें क्या बोला है कि c का वैल्यू पता करना है। तो c का वैल्यू पता करने के लिए जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस फंक्शन को हम एक बार यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ एक्स जो है फंक्शन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और -4x का क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, एफ डैश सी बना लेंगे। एक्स की जगह पे क्या रख लेंगे, सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x की जगह पे c -4। अब यहाँ पे भी बताया कि एफ डैश सी पॉइंट पे ये वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है इसको किससे इक्वेट कर देंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो 2c -4 जो होगा 0 से इक्वेट होगा। तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो 2 2 जा 4, तो c इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए c इक्वल टू जो 2 आया है वो किसके बीच में है, 1 और 2 जो आपका रेंज है, 1 और 3 जो आपका रेंज है उसी के बीच में है। ये 1 और 3 जो हमारा रेंज दे रखा है इसी के बीच में क्या आता है आपका, 2 आता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि c का वैल्यू 2 वैलिड है और रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल एंड c इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल एंड c इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम एक होता है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां पे देखिए अगर कोई फंक्शन है वो a to b, ये आपका क्या है आपका क्लोज इंटरवल में क्या हो, अगर वो कंटिन्यूअस हो, क्या हो इस क्लोज इंटरवल में क्या हो, ये कंटिन्यूअस अगर हो, और ओपन इंटरवल a to b में वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो उस कंडीशन में अगर आप f डैश सी निकालते हैं, अभी हम लोग जो f डैश सी निकालते हैं, f डैश सी इसका वैल्यू हो जाता है एफ ए माइनस एफ वी, सॉरी एफ वी पहले एफ वी आता है, एफ वी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या होता है बाई बी माइनस ए, जो कि रोल्स थ्योरम जब एप्लीकेबल नहीं होता है तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू ये वाला सी वाला ऑप्शन, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अच्छा बोला एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है देन द फंक्शन हैज अ मिनिमम एट, तो फंक्शन मिनिमम किस पॉइंट पे होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा का एक कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग कि ये होता क्या है। तो जैसे मान के चलिए कोई ग्राफ हम बनाते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ हम बना दिए, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम पॉइंट इस ग्राफ का देखा जाए तो ये जो पॉइंट है यही इसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा।
और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट जो आपका होगा ये आपका क्या होगा, मिनिमा होगा इसका, ये इसके लिए क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। तो ये आपका मैक्सिमा है और ये मिनिमा पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमा पॉइंट पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है, और मिनिमा पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है आपका 0 होता है। अब दोनों पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 है, तो आप कैसे बताएंगे कि dy बाई डी एक्स 0 है तो वो मैक्सिमा ही देगा या मिनिमा देगा। तो इसके लिए एक स्केटबोर्ड थ्योरी आया जिसमें ये बताया गया कि मैक्सिमा के कंडीशन में आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए। अगर ये लेस देन 0 है, देखिए अगर इस पॉइंट से आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आएंगे, मतलब लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपको मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा। और इस पॉइंट के लिए क्या बताया गया कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने पे ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब देखिए इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर ऐसा आया तो ये आपके लिए क्या देगा, ये आपके लिए मिनिमम वैल्यू देगा। तो अगर मैक्सिमा का कंडीशन निकालना है तो dy बाई डी एक्स 0 होने के साथ साथ d2y बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, और मिनिमा के कंडीशन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं, हैज मिनिमम पॉइंट। तो मिनिमम किस पॉइंट पे है, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है कितना एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लीजिए डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा 2x। अब इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। अच्छा इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं किससे 0 से। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 0। अब इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे, तो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2। अच्छा ये जो f डबल डैश x है इसको हम लोग d2y स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, और 2 का मतलब है कि ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट देगा, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, ये मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमा किस पॉइंट पे मिलेगा आपको, x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा पॉइंट मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देना है। तो x की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको 0 आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है 0। अगला क्वेश्चन है, इफ टू इवेंट A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन देयर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो मतलब बोला है कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट है। अगर A B इंडिपेंडेंट है तो इस कंडीशन में P A इंटरसेक्शन B जो होता है, ध्यान से रखिएगा, इसका वैल्यू होता है PA मल्टीप्लाई PB। ये कब होता है, जब ये आपस में क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में P A इंटरसेक्शन B जो होता है वो होता है PA इंटू PB बाई A, या PB इंटू PA बाई B। ये किस कंडीशन में होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दोनों पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अभी तो ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट था, तो PA गुणे PB हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, PA गुणे PB। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला PA इक्वल टू 1/3 है, PB इक्वल टू 1/6 एंड PA यूनियन B इक्वल टू 1/4। तो PA इंटरसेक्शन B निकालना सिंपल सा तरीका है कि आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई, यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम क्या होता है, PA यूनियन B जो है वो होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो बस अब वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको रख लेते हैं। PA यूनियन B आपको कितना दे रखा है 1/4, तो यहाँ पे 1/4। PA आपको कितना दे रखा है, P आपको 1/3 दिया है, 1/3। PB आपको कितना दिया है, PB दिया है 1/6 माइनस PA इंटरसेक्शन B तो निकालना ही है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो PA इंटरसेक्शन B को पूरे के पूरे इधर ला देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 4 तीन 12। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 3 गया 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो यहाँ पे 1/4 आया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आ गया, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका, 1/4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैथ और मैकेनिक्स का जो रिपीटेटिव एमसीक्यू है वो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 200 रिपीटेटिव एमसीक्यू है, उसको देख लो, उतना आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो जो आपका रैंक है ना वो 100 के नीचे आ जाएगा। पिछले 5 ईयर्स में जितने भी टॉपर निकले हैं, 100 के नीचे जिनका भी रैंक आया है उसमें से हमारे स्टूडेंट्स शामिल रहते हैं। जैसे कि वर्ष 2022 में रोहन कुमार टॉप किए थे, इनका जो रैंक था ना 4 आया हुआ था। उसके बाद वर्ष 2023 में कुणाल कुमार थे, इनका रैंक आया हुआ था यूआर में 13, बीसी में 8। उसके बाद ये हमारे वर्ष 2024 के टॉपर स्टूडेंट हैं और ये हैं वर्ष 2025 के। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जितने भी रिपीटेटिव एमसीक्यू है उसको देख लीजिए, वही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में।